चैप्टर 7 ग्रेविटेशन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। पहला टॉपिक है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्लैनेट के मोशन, प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो उनके मोशन के बारे में स्टडी किया अपने टेलीस्कोप की मदद से, और उन्होंने 3 लॉ दिए थे प्लैनेट के मोशन के ऊपर। फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट स्टेट्स दैट एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। माने जैसे मान लो ये है एलिप्स, एलिप्स पता है आपको, थोड़ा ओवल शेप का होता, सर्कुलर नहीं होता। तो प्लैनेट सन के अराउंड ऐसे ही घूमते हैं, इसी शेप में घूमते हैं। इस एलिप्स के 2 फोकस होते हैं, मैंने कहा था यहाँ एक फोकस होता है और एक यहाँ पे फोकस होता है। तो सन इन दोनों में से एक जगह होगा, या तो इधर या इधर, ठीक है। तो मान लो सन यहाँ है, तो ये प्लैनेट इस तरह से रिवॉल्व करते हैं। तो प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड elliptical orbit around the sun and sun situated at one of the 2 foci, either this point or this point, ठीक है। इसे लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं, पहला लॉ, ठीक है। कि सन, तो प्लैनेट सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। दूसरा है लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया कहता है कि मान लो प्लैनेट यहाँ है और सन यहाँ है, सन से हमने प्लैनेट को ज्वाइन किया, कुछ देर बाद से आफ्टर टाइम ऑफ dt, 5 घंटे 10 घंटे 8 घंटे बाद प्लैनेट यहां चला आया। अब हमने सन से प्लैनेट को फिर ज्वाइन कर दिया, सन से प्लैनेट को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये एरिया बन रहा है, ये एरिया है, ठीक है। उतनी ही देर बाद, मतलब मान लो 5 घंटे बाद फिर से प्लैनेट और आगे चला जाएगा, फिर से हम मान लो प्लैनेट यहां पहुंच गया, अब फिर से हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये एरिया बन रहा है। तो ये बोलते हैं जो प्लैनेट ने पहले एरिया कवर किया था वही एरिया बाद में भी कवर करेगा। ये एरिया ज्यादा नहीं हो जाएगा, वो उतना ही रहेगा, मतलब हर सेम इंटरवल में सेम एरिया ट्रैवल करता है। तो उसे हम कहते हैं dA by dt। dA by dt इज ऑलवेज अ कांस्टेंट टर्म। इसे एरियल वेलोसिटी कहते हैं। एरियल वेलोसिटी हमेशा फिक्स रहती है, कभी बदलती नहीं। तो उसकी वैल्यू होती है एक एरियल वेलोसिटी की, इसकी वैल्यू होती है L/2m। L का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम, m होता है मास। तो ये एरियल वेलोसिटी का प्रूफ हम करेंगे कि कैसे कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो एरियल वेलोसिटी समझ गए कि भाई मतलब प्लैनेट एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कभी तेज चलने लग जा रहा है, कभी धीरे धीरे चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो इसलिए इनका एरिया फिक्स रहता है, एरिया नहीं बदलता कि पहले 5 घंटे में जितना एरिया करेगा उतना ही अगले 5 घंटे में भी करेगा, उतना ही अगले 5 आवर्स में करेगा, 5 आवर 12 आवर 10 आवर जितना भी ले लो। तो टोटल एरिया टोटल टाइम के हिसाब से सेम रहता है, ठीक है। 5 आवर का एरिया 10 आवर के एरिया से अलग होगा, है ना, 10 आवर में ज्यादा एरिया ट्रेवल करेगा। तो एरियल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। थर्ड कहता है कि मान लो ये पूरा एक चक्कर लगाने में t टाइम लेता है, और मैंने इनको बताया था कि बेटा इसमें इस एक्सिस के लेंथ को सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं। इसके 2 रेडियस होते हैं, एक ये वाला एक ये वाला, इसको सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं। ये पूरी मेजर एक्सिस है, उसका आधे को सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं। तो ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस में 2 डायमीटर होते हैं। तो मेजर एक्सिस के हाफ को सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं। तो बोलते हैं जो टाइम पीरियड लेगा ना एक चक्कर लगाने में, वो उसका स्क्वायर डिपेंड करता है इसके क्यूब के, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। प्रोपोर्शनैलिटी हटा देते हैं तो आ जाता है कांस्टेंट। ये थर्ड लॉ है। अगर मान लो एक प्लैनेट t1 टाइम लेता है, उसका रेडियस है a1, ये सेमी मेजर एक्सिस a1 है। दूसरा प्लैनेट पूरा एक चक्कर लगाने में t2 टाइम लेता है, उसका रेडियस है a2। फिर अगर हम इनको डिवाइड कर दें, डिवाइड करो, तो t1 स्क्वायर बाई LHS LHS से डिवाइड होगा, और RHS से तो k कट जाएगा ना, क्या बचेगा a1 क्यूब डिवाइडेड बाय a2 क्यूब। डिवाइड करने के बाद कटेगा, अभी नहीं कटेगा, है ना। तो ये फॉर्मूला बनता है थर्ड लॉ का, t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर इक्वल टू a1 क्यूब बाई a2 क्यूब, ठीक है। इन पे न्यूमेरिकल आते हैं। अब आ गया थर्ड टॉपिक। ये था 3 लॉ केपलर के 3 लॉ समझ में आ गए। पहला लॉ क्या था, लॉ ऑफ ऑर्बिट, कि प्लैनेट सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, और सन कहाँ रहता है, इन दोनों में से एक फोकस पे। दूसरा कि सन से प्लैनेट को ज्वाइन करें तो जो एरिया बनता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, टाइम के हिसाब से एरिया बदलता नहीं है।
तीसरा, टाइम पीरियड का स्क्वायर क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा टाइम लेगा वो कल चक्कर लगाने में। तो सीधी सी बात है, कम रेडियस होगा जल्दी घूम के आ जाएगा, ज्यादा रेडियस होगा ज्यादा टाइम लगेगा घूमने में। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं इसे। अगला टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 9th क्लास में आपने पढ़ा है, कुछ नया नहीं है आपके लिए, बस ये केपलर नहीं पढ़ा आपने 9th में। ये कहता है कि अगर मान लो एक प्लैनेट है उसका मास है m1, दूसरा प्लैनेट है उसका मास है m2, इनके बीच का डिस्टेंस है r, तो इन हर प्लैनेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हर बॉडी इस यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है विद अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग ऑल द फोर्सेज ऑफ नेचर। हमारे नेचर में जितनी फोर्स पाई जाती है सबसे कमजोर फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे स्ट्रांग फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं उनको वो कलेक्ट करके अंदर न्यूक्लियस में रखने पे न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, और सबसे वीकेस्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दो मास के बीच में जो फोर्स लगता है वो डिपेंड करता है, बताओ 9th में पढ़ा है, फोर्स किस पे डिपेंड करता है? मास के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? डिस्टेंस के स्क्वायर के। यही था ना न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो आ जाता है कैपिटल जी। कैपिटल जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की एक फिक्स वैल्यू थी, आपको याद होगी अगर 9th की, क्या थी? 6.67 10⁻11। ये हमने उसमें भी करा, याद है फर्स्ट चैप्टर में यूनिट्स एंड डायमेंशन में। इसकी डायमेंशन आती है ना, कैपिटल जी की डायमेंशन पूछते हैं पेपर में। बताओ डायमेंशन ऑफ जी बताओ, निकाल सकते हैं ना? फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? mLT-2। जी नहीं पता, मास का m और m स्क्वायर हो जाएगा ना, और नीचे क्या है? l स्क्वायर। एक m से एक m कट जाएगा, l काट दिया मैंने। एक m से एक m कट जाएगा, या l क्यूब हो जाएगा ना, है ना? तो m की पावर -1 होगी, तो m-1 l क्यूब t-2, है ना? ये आप रफली निकाल सकते हो डायमेंशन। फिर इसका वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का वेक्टर फॉर्म, वेक्टर के फॉर्म में फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे ये इस पे फोर्स लगाएगी और ये इस पे फोर्स लगाएगी, दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्ट करेंगे ना, तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसको ऐसे लिखा जाएगा 1 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। वेक्टर फॉर्म में फोर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फॉर्मूला सेम रहता है, ये जो r है ना ये बदल जाता है। यहाँ पे r जो है, r पे r जैसे आप लगाते हो तो r12 का स्क्वायर यहाँ वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, साथ में एक यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी लगा देते हैं। यहाँ पे उल्टा करना है, जैसे 1 2 है तो डिस्टेंस 2 1 से नापा जाए। ये थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें आपने लगानी, जैसे फॉर्मूला तो यही है gm1m2/r²। तो ये r क्या है? इन दोनों के बीच के डिस्टेंस है, तो उसके डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड को ऐसे मॉड से डिनोट करते हैं और लगाते हैं r21। 21 का मतलब सेकंड से फर्स्ट के बीच की दूरी कितनी है। एक यूनिट वेक्टर लगाना होता है, इसे r कैप कहते हैं। इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर मैं इसमें 1 मल्टीप्लाई करूं कोई फर्क पड़ा नहीं, तो इस 1 को r12 से 21 से दिखाते हैं, मतलब इस पे जो फोर्स लग रही है वो उसकी वजह से लग रही है ना, तो इसलिए एक यूनिट वेक्टर भी दिखाना होता है r21 यहाँ पे साथ में। मैग्नीट्यूड वाइज इसकी वैल्यू 1 है, बस ये डायरेक्शन दिखाता है कि फोर्स वो हमें खींच रहा है, सेकंड वाली हमें खींच रही है, इसलिए 2 1 यहाँ पे दिखाना होता है। तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन अगर पेपर में कभी लिखने को आता है तो इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ठीक है? इसमें न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो हम अभी डिस्कस करते हैं, पहले आप ये सारा लिख लो।